बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जी। कब्ज़ा माफिया की अगर लिस्ट जो जारी हुई है तो सबसे बड़ा कब्ज़ा माफिया तो ये जाली हुकूमत ख़ुद है और इसकी सारी ATMs हैं और वो सब हैं जिनको इन्होंने तारीख़ी चोरियों और डाकों के बावजूद बहुत बड़े बड़े NROs दिए हैं। तो अगर सही मायनों में माफियाज़ का मतलब आपने समझना है, कब्ज़ा माफिया का आपने समझना है, जो 2018 के इलेक्शन में अवाम के वोट पर डाका डालकर प्राइम मिनिस्टर हाउस पे जाके कब्ज़ा करके बैठ गए, पाकिस्तान पे कब्ज़ा करके बैठ गए, उनसे बड़ा कब्ज़ा माफिया कौन है? और उस दिन के बाद से पाकिस्तान की ऐसी डाउनफॉल शुरू हुई कि चाहे वो आटा हो, चीनी हो, LNG हो, चाहे वो PIA हो, कुछ भी हो, पाकिस्तान की गवर्नेंस हो, पाकिस्तान हर जगह पर इनकी जो गवर्नेंस है उसके बड़े बड़े फेलियर्स इनका मुंह चढ़ा रहे हैं। और उसके बाद जो करप्शन के स्कैंडल्स सामने आ रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि तारीख़ में कभी भी इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स और कब्ज़ा माफिया के इतनी बड़ी बड़ी कहानियाँ मंजर आम पे आई हैं। तो अभी आप मीडिया को दबाव में ले आएँ, अभी आप अपनी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जो आपके एहतसाब के इदारे हैं, आप उनको दबाव में ले आएँ। एक दिन तो आएगा जब दूध का दूध और पानी का पानी होगा और वक्त करीब है इंशाल्लाह। मैडम ये बताएं कि हुकूमती लोग कहते हैं कि जैसे PDM पहले मुतहरिक थी, अब एक सेकंड, मैं ज़रा PDM की बात बाद में करूँगी, पहले मैं ये कर लूँ कि ये जो खोखर बरादरान मेरे दाएं बाएं खड़े हैं, मैं आज मियाँ साहब के कहने पर इनसे इजहार यकजहती के लिए आई हूँ और मैं ये समझती हूँ कि बहुत बड़ी ज़्यादती इनके साथ उस दिन हुई। इनकी बहनों के बेटियों के घर गिराए गए और आधी रात को धावा बोला इन्होंने और चादर चार दीवारी का जो तकद्दस था उसको पामाल किया। कोर्ट में इनका स्टे था, उस स्टे के बावजूद कौन है वो जिसने इंतकाम में अंधा होकर वो कोर्ट के ऑर्डर्स की धज्जियाँ उड़ाईं। मैं कोर्ट से भी ये दरख्वास्त करती हूँ कि अपनी इस तज़हीक का नोटिस लें और ये भी ऑब्वियसली कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट का फ़ैसला आ गया, इनके हक़ में आ गया। तो मुझे ये भी पता चला है कि ये जो शख्स है जिसका नाम इमरान खान है, वो पर्सनली बैठ के इस सारे ऑपरेशन को मॉनिटर करता रहा है और पहले खोखर बरादरान को PMLN के बहुत सारे जो मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बलीज़ हैं और जो हमारे सेनेटर्स हैं, बहुत सारे मेंबर्स की तरह इनको भी पहले दबाव में लाने की कोशिश की गई। इनको भी हर जलसा, हर जुलूस के मौका पर इनको ये कहा गया कि आप क़यादत के बयानिए से इख्तलाफ कर लें, आप पार्टी को छोड़ दें, आप क़यादत को छोड़ दें, आप एक्टिविटीज़ में हिस्सा ना लें, आप ज़ेर ज़मीन चले जाएं। बहुत धमकाते भी रहे, लेकिन इन्होंने जब पार्टी क़यादत और नवाज़ शरीफ का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया तो फिर ये इंतकामाना कार्रवाई इनके ख़िलाफ़ की गई। मैं इसकी सख्ती से मज़म्मत करती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि कुफ्र का निज़ाम, जैसे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। तो जो स्टैंडर्ड्स ये ख़ुद आज सेट कर रहे हैं, हमने तो बर्दाश्त कर लिए। हमारी अल्लाह के फजल करम से 4 साल की जबर के बावजूद, जुल्म के बावजूद, इंतकाम के बावजूद मुस्लिम लीग नून स्टैंड्स यूनाइटेड। अल्लाह ताला के फजल करम से नवाज़ शरीफ के बयानिए पर उन्होंने लब्बैक कहा और अपनी वफ़ादारियाँ तब्दील करने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग की हिस्ट्री के अंदर शायद ये पहली मर्तबा है कि मुस्लिम लीग ने जुल्म के आगे, जबर के आगे, हुकूमत वक्त के आगे झुकने से इनकार कर दिया, टूटने से इनकार कर दिया। तो ये तो एक तारीख़ी नाकामी है जो इमरान खान को और उसके सारे हवारियों को फ़ेस करनी पड़ी। इंशाअल्लाह ताला आगे भी नाकाम होंगे। लेकिन मैं एक और बात बता दूं कि मुस्लिम लीग नून एक वो जमात है जिसकी जड़ें हैं आवाम के अंदर। उसमें ये अफजल खोखर साहब और सैफ खोखर साहब जैसे वफ़ादार मियाँ साहब के बाएतमाद साथी भी हैं और मुस्लिम लीग नून की पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत मजबूत जड़ें हैं माशाल्लाह। लेकिन तहरीक इंसाफ का ऐसा कुछ नहीं है और वो एक वन मैन शो पार्टी है और जब वो इंसान कमज़ोर होगा, ख़त्म होगा, जो कि हमें नज़र आ रहा है, तो ये पार्टी टूट के बिखर जाएगी। मुस्लिम लीग नून पे तवज्जो करने की बजाय ज़रा अपनी तवज्जो आप काइंडली अपनी जमात की तरफ करें
اور یہ جو 15-16 لوگوں کا کل گروپ ہے جس نے اپنی ہی پارٹی کے اوپر تحریک وہ جو ایک عدم اعتماد کا جو انہوں نے اظہار کیا، اب اپنی پارٹی پہ توجہ دیں، کیونکہ آگے جب الیکشن آ رہا ہے اور لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن جنرل الیکشن آنے والا ہے، تو اس کے اندر کوئی بھی تحریک انصاف کی ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہوگا. تبھی آپ یہ دیکھیں گے کہ نہ یہ کوئی جلسہ کر سکتے ہیں، نہ یہ عوام کے اندر جا سکتے ہیں. جب بھی یہ ان کے وزراء اور یہ عوام کے اندر جاتے ہیں، ان کو بہت بڑے ریئیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور آگے جو حالات ان کے لیے آ رہے ہیں اس کے لیے ان کو اپنی پارٹی پہ توجہ دینی چاہیے. مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیں، اس میں یہ تاریخی ناکامی اور شرمندگی کا سامنا کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کا بڑا فضل ہے، مسلم لیگ نون آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑی ہے. انہوں نے پوری 4 سال سے ہتھ کنڈے آزما لیے، کچھ کامیاب نہیں ہوا. انشاءاللہ تعالیٰ اب ان کی اپنی باری ہے. مریم صاحب یہ بتا دیں کہ کھوکھر صاحب جو عدالت میں جا رہے ہیں، کیا یہ ذاتی حیثیت میں عدالت جائیں گے یا مسلم لیگ نون اس کیس کو ٹیک اپ کر رہی ہے؟ نہیں، مسلم لیگ نون تو سیاسی طور پہ اس کیس کو ٹیک اپ کرتی ہے. جو اگریوڈ پارٹی ہے، جو افیکٹڈ ہے، آبویسلی کورٹ تو وہی جائیں گے. میڈم یہ جو لیکن ہماری پوری مورل سپورٹ، سیاسی سپورٹ، جماعت کی سپورٹ، لیڈرشپ کی سپورٹ ان کے ساتھ ہے. میڈم اور میرے کسی بھی رکن پر جہاں ظلم ہوگا، جہاں زیادتی ہوگی، میں چپ نہیں رہوں گی، میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی. میڈم کیونکہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ بہت بڑے جلسے ہوئے اور حکومت اب کہتی ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ آپس میں ان کے اب جھگڑے ہو گئے ہیں. یہ حکومت کی خالی خام خیالی ہے. اور دوسری بات یہ کہ 2021 آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن ایئر ہے؟ حکومت کی خام خیالی نہیں ہے، یہ حکومت کی خواہش ہے جو دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ظاہر ہے پی ڈی ایم ایک 10 جماعتوں کے اوپر مشتمل ایک الائنس ہے جس میں ہر جماعت کا اپنا منشور ہے، ہر جماعت کا اپنی سوچ ہے، ہر جماعت کا اپنا ایجنڈا ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ مثالی اس وقت جو ہے وہ کوآرڈینیشن ہے. ہر ایشو کو بیٹھ کے ہم ڈسکس کرتے ہیں اور کوئی ill فیلنگ نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر سوچ کا، رائے کا اختلاف ہوتا بھی ہے تو وہ اس کو ہم بڑے اچھے طریقے سے بیٹھ کے افہام و تفہیم کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، حل کرتے ہیں. اور جہاں تک حکومت کا سوال ہے تو حکومت کی وہ کیا کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. یہ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ پی ڈی ایم میں کوئی ٹریک نظر آ جائے یا پی ڈی ایم کے اندر کوئی ان کو تھوڑا بہت بھی جھول نظر آ جائے، لیکن انشاءاللہ تعالی حکومت کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. یہ بتائیے گا کہ آپ کے جب بھی کھوکھر برادران پر برا وقت آتا ہے، رانا ثناء اللہ پنجاب کی سطح پر آتے ہیں، آپ آ کر انہیں ریسکیو کرتی ہیں، ان کی بات جو ہے اعلیٰ حکام تک پہنچاتی ہیں. دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لاہور کی سطح پر کوئی ایسی موومنٹ جو ہے ان کے حق میں نظر نہیں آتی. یہ لوگ جو آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، پھر ان کے حوالے ہی لاہور کر دیں تاکہ کسی اور کو ریسکیو کرنے یہ تو پہنچ جائیں اگر کوئی ان کو ریسکیو کرنے نہیں آ رہا. اچھی تجویز دی آپ نے، لیڈرشپ تک پہنچاتی ہوں. ایک کمیٹی بنائی گئی ہے براڈ شیٹ کے حوالے سے جس میں براڈ شیٹ نہیں، اس کا نام ہے فراڈ شیٹ. براڈ شیٹ جو بھی ہے عظمت سعید صاحب کو بنایا گیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نئی ایک جال بنایا جا رہا ہے میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے خلاف؟ نہیں، یہ جال نیا نہیں ہے، جال بہت پرانا ہے. یہ جال کے اندر بہت بڑے بڑے سوراخ ہو گئے ہیں، جس کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں یہ جال الٹ کے انہی کے اوپر آتا ہے. تو جسٹس عظمت سعید صاحب جو ہیں ان کو کون نہیں جانتا کہ کتنی انہوں نے نیک نامی کمائی تھی جب وہ سپریم کورٹ کے سٹنگ جج تھے، اور انہوں نے جس طرح سے پرسنلی ذاتی طور پہ اثر انداز ہو کر انہوں نے جے آئی ٹی بنوائی. انہوں نے واٹس ایپ کالز کی، جس جے آئی ٹی کو بدنام زمانہ جے آئی ٹی کو آج تک واٹس ایپ زدہ جے آئی ٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کے بانیوں میں ان کا نام شامل تھا. اور انہوں نے پرسنلی واٹس ایپ کالز کی اور انہوں نے ڈفرینٹ جو محکمے تھے جہاں سے انہوں نے اپنے ممبرز لینے تھے جے آئی ٹی کے، تو انہوں نے اپنی ذاتی پسند ناپسند وہ لوگ جو ان کے زیر اثر تھے، جن کے ساتھ وہ کام کر چکے ہوئے تھے، جن کو وہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کے من پسند فیصلے دیں گے، ان کے انفلوئنس میں ہیں، انہوں نے ذاتی طور پہ اداروں کو واٹس ایپ کالز کر کے ان کے نام جے آئی ٹی میں شامل کروائے. تو وہ جو ایک منتخب حکومت کے خلاف سازش تھی، ایک منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازش تھی، اس میں وہ بہت بڑا اس کا حصہ تھے، اس کے کرتا دھرتا تھے. اور اس وقت وہ جب یہ چیز اوریجنیٹ کی، یہ براڈ شیٹ والی،
उस वक्त वो नैब के ऑफिसर थे, नैब के ओहदे पे फाइज थे, वो उसके लाने वालों में से थे। तो जो शख्स इस सब चीज़ का ज़िम्मेदार हो, जो पाकिस्तान के अरबों रुपए जो हैं वो एक फ़्रॉड की नज़र कर दिए गए। और क्या नाम है जी कल उनका जिसका स्टेटमेंट आया था, नहीं, फ़ारूक आदम साहब। कल फ़ारूक आदम साहब ने खुद ही कह दिया कि हमारी जो सारी वो $1 अरब का जो एक मुज़िका खेज़ एक इल्ज़ाम नवाज़ शरीफ पर लगा था, बाकी सारे इल्ज़ामात की तरह, उसकी कलई उन्होंने खुद ही खोल दी। उन्होंने कहा जी वो स्पेकुलेशंस पे बेस्ड था। तो अब आप खुद ही सोच लें कि इन्होंने ये नवाज़ शरीफ को बदनाम करने के लिए एक नया स्कैंडल खोलने की कोशिश की थी, लेकिन उल्टा वो इनके सर पे पड़ गया। अभी तो इन्होंने बहुत सारे सवालात के जवाब देने हैं कि किस तरह ये पैसा अप्रूवल के बगैर, अवाम के इल्म में लाए बगैर रातों रात ये ट्रांसफ़र किया गया यूके की यूके में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अंदर के अकाउंट में। और लंदन कोर्ट का फ़ैसला आने से पहले इसको ट्रांसफ़र किया गया। पाकिस्तान के अवाम की जो खून पसीने की कमाई है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, और इसलिए ट्रांसफ़र किया गया कि आओ और इसको ज़ब्त कर लो, सिर्फ इसलिए कि आप ये नहीं बताना चाहते थे लोगों को कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो GIT रिपोर्ट जिसके ऊपर ये बेस था वो गलत थी, और अगर ये हक़ाइक़ सामने आ जाते तो नवाज़ शरीफ एग्ज़ॉनरेट हो जाता। उसको एग्ज़ॉनरेशन से बचाने के लिए आप और अपने आप को, अपने इल्ज़ामात को झूठा साबित होने से बचाने के लिए, अपने आप को शर्मिंदगी से बचाने के लिए आपने इतना बड़ी रकम पाकिस्तान के अवाम की आपने बर्बाद कर दी। और फिर ना सिर्फ ये कि बर्बाद कर दी, आपके हुकूमत के बड़े बड़े अफसरान वहाँ पे रेस्टोरेंट्स में बैठकर मौसवी साहब से कमीशंस मांग रहे थे। आपने वो तब भी नहीं बख्शा पाकिस्तानी अवाम के पैसे को। तो इन चीज़ों का हिसाब तो आपको देना पड़ेगा। और कभी ऐसा हुआ है कि कभी किसी हाई कमीशन के इस तरह से अकाउंट्स जो हैं वो सीज़ हो जाएं? ये तो पाकिस्तान में जिस तरह ये मलेशिया में पहली मर्तबा जो वो फीस ना जमा होने की वजह से पाकिस्तानी तैयारे को कब्ज़े में ले लिया गया, वहाँ पे 166 जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई जो पैसेंजर्स थे उनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। और जिस तरह अब यूनाइटेड नेशंस ने ये कह दिया है कि हमारे जो लोग हैं वो पाकिस्तानी एयरलाइंस पे PIA पे सफ़र नहीं करेंगे, इसी तरह आपने हर जगह पाकिस्तान को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन फ्रॉड शीट के में जितना बड़ा स्कैंडल सामने आया है, और आप अब देखें ये जिसको नालायक आज़म कहते हैं, उसने एक ट्वीट कर दी कि बड़ी ज़ौक़ शौक़ से पहले ब्रॉडशीट को खोल रहे थे, जब पता चला कि ऊपर ही सर पे आ गई है, अपने ही मुंह पर आ गई है, तो ट्वीट की कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। आपका लेना देना है, आपको जवाब इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि आप इस स्कैंडल के बावजूद उसके करता धरता को प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाकर उनके साथ मीटिंग्स करते रहे। क्या उन मीटिंग्स में डिस्कस होता, ये आवाम को पता चलना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला एक दिन ये हक़ाइक़ सामने आएंगे। जस्टिस अज़मत सईद साहब की जहाँ तक आपने बात की, वो शौकत खानम के बोर्ड के मेंबर्स में से हैं। तो ऑब्वियसली जिन्होंने नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो भी इस साजिश में शामिल रहा है, उसको वाजिद ज़िया साहब की तरह और बाकियों की तरह उसको रिवॉर्ड करना तो ज़रूरी है। तो ये अगर रिवॉर्ड करने के लिए किया है तो जो साजिश का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, अगर आप उसी को अपने ख़िलाफ़ तहकीकात करेगा, क्योंकि वो तो इसमें शामिल रहे। तो मेरा तो ख्याल है कि इज़्ज़त से जस्टिस अज़मत सईद साहब को इससे रिक्यूज़ करना चाहिए अपने आप को, और उनको ये कहना चाहिए कि मैं क्योंकि ख़ुद इसमें इन्वॉल्व हूँ इसलिए आप मुझे स्पेयर करें, वरना पाकिस्तान की आवाम के सामने फिर कुछ और हक़ाइक़ जो कि उस वक्त शायद हम नहीं ला सके सामने, फिर वो हमें लाने पड़ेंगे। किस तरह जस्टिस अज़मत साहब ने पर्सनली उस वक्त की जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी उसके ऑफिसर्स को किस तरह से पर्सनली इन्होंने बुला के डरा के धमकाने की कोशिश की,
और क्या क्या मैसेजेस दिए, फिर वो तो कौम के सामने चीज़ लानी पड़ेगी हमें। तो बेहतर है अपने आप को रिक्यूज़ करना। मैडम ये बता दीजिएगा कि बिलावल ने एक पीछे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इन हाउस तब्दीली की बात की है, क्या नून लीग भी इन हाउस तब्दीली को सपोर्ट करती है? दूसरा ये बता दीजिएगा कि कराची में शादी है बख्तावर की, क्या आपको बुलाएगी और आप जाएंगी वहाँ पर? इन्विटेशन आया आपके पास? देखिए, जहाँ तक बिलावल साहब की तजवीज़ की बात है, जो इन हाउस उन्होंने चेंज की बात की है, मैंने भी वो टीवी पे सुनी है। और अब जब तक पीडीएम का इजलास नहीं होता, उन्होंने कहा कि मैं पीडीएम की क़यादत को मनाऊंगा, तो मैं तो उनको कहती हूँ उनके पास अगर नंबर्स हैं तो ज़रूर शो करें, लेकिन हमें इंतज़ार करना चाहिए पीडीएम के अगले सरबराही इजलास का, जिसमें बिलावल साहब ये अपनी तजवीज़ रखेंगे, जैसा कि उन्होंने कहा है कि वो रखेंगे। तो जब वो ये तजवीज़ पीडीएम के सामने रखेंगे तो ये डिस्कस भी होगी वहाँ पर जो पीडीएम की सारी जमातें डिसाइड करेंगी, वो आपके सबके सामने आ जाएगा। और शादी का इन्विटेशन आया आपको? शादी, मेरी नेक ख्वाहिशात, मेरी दुआएं बख्तावर भुट्टो ज़रदारी के साथ हैं। अल्लाह ताला उनको इस नए सफ़र में खुशियाँ दे, उनको आबाद रखे, खुश रखे, मेरी उनके लिए नेक तमन्नाएं। मैडम आपका सवाल, ये 2021 जो है ये इलेक्शन ईयर है, और जो ब्यूरोक्रेसी इस वक्त नून लीग को इंतकाम का निशाना बना रही है, क्या आप चाहेंगे कि उनके खिलाफ एक कमीशन बने कि ये जो लोग सरकारी अफसरान यूज़ हो रहे हैं आप लोगों के कैंडिडेट्स के खिलाफ कार्रवाई हो? देखें, जहाँ तक ब्यूरोक्रेसी का ताल्लुक है या पुलिस ऑफिसर्स का ताल्लुक है या इंतज़ामिया का ताल्लुक है, वो जितने वो तंग आए हुए हैं इस नालायक और नाअहल हुकूमत से, वो शायद हमें उसका अंदाज़ा नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये जो तारीख़ी नाअहली और नालायकी है, उसका निशाना, उसका जो ब्रंट है, वो उनको बेयर करना पड़ता है। और जो पसंद नापसंद की बुनियाद पर यहाँ पर आजकल शहबाज शरीफ साहब जब हुआ करते थे तो मेरिट हुआ करता था, पुलिस ऑफिसर्स की, इंतज़ामिया की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो मेरिट पे हुआ करती थी। लेकिन अब ये होता है कि जहाँ पर ज़रूरत होती है, जैसे जब खोखर बरादरान के ऊपर अटैक करना था, तो ये फिर ये देखा जाता है कि कौन सा जो पुलिस ऑफिसर है या कौन सा जो ओहदेदार है वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। तो वो ये समझते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी ये समझती है, पुलिस ऑफिसर्स भी ये समझते हैं कि इंतकाम के लिए वो इस्तेमाल हो रहे हैं और ये ब्रंट जो है वो उनको बेयर करना पड़ेगा। ऑब्वियसली लोग चेहरे देख लेते हैं, पहचान लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। तो इस हुकूमत की जो ज़्यादतियाँ हैं, जो इंतकाम है, उसका जो ऑब्वियसली उसका जो ज़िम्मेदार है इनको ठहराया जाएगा। तो ये इनको भी ज़रा सोच समझ के गवर्नमेंट के अहकामात को मानना चाहिए, क्योंकि ये इल्ज़ाम सारा इनके ऊपर भी आएगा। लेकिन वो खुद भी बहुत तंग है, मैं ये जानती हूँ। भाई का प्लॉट, जो बहनोई का प्लॉट हो, कुछ हो, कहीं पर जलसा हो, कहीं पर बाई इलेक्शन हो, पूरी इंतज़ामिया वहाँ की तब्दील हो जाती है। तो ये जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं ना प्रोफेशनल ऑफिसर्स की, वो इन बुनियादों पर जब की जाएंगी तो ऑब्वियसली उनका करियर अफेक्ट होता है। और सबसे ज़्यादा आई थिंक अफेक्टेड जो है वो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है। अच्छा, पीडीएम के जो आने वाला इजलास, मेरी हमदर्दियाँ ब्यूरोक्रेसी के साथ। 4 फरवरी को जो पीडीएम का इजलास हो रहा है उसमें कितने नुकात डिस्कस किए जाएंगे? क्योंकि सारा प्रोसेस हो गया, इस्तीफे और लॉन्ग मार्च रह गए, और तनकीद भी की जा रही है कि शायद इस पे इत्तेफाक और कंसेंसस नहीं हो पा रहा। किस चीज़ के ऊपर? इस्तीफों पे और लॉन्ग मार्च पे। इस पे क्या लॉन्ग मार्च पे तो कंसेंसस है, इस्तीफ़ों के ऊपर की टाइमिंग के ऊपर, और ऑब्वियसली अब पीपल्स पार्टी ने एक बात की है, इन हाउस जो चेंज है उसकी उन्होंने एक बात की है, तो पहले उसको डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली लॉन्ग मार्च भी डिस्कस होगा, इस्तीफ़े भी डिस्कस होंगे, उसका टाइमिंग भी डिस्कस होगा, और साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तजवीज़ भी डिस्कस होगी। मैडम आखिरी बस ये सवाल कि आप हुकूमत को 5 साल पूरे करने देंगे या ये 2021 जो है ये इलेक्शन ईयर है? हम अगर हुकूमत को 5 साल पूरे करने दें भी तो ये हुकूमत अपनी हरकतों से 5 साल पूरे नहीं कर सकती। मैडम जो रोज़ आप महंगाई का तूफ़ान देख रहे हैं, जिस तरह से लोग क्रिपल होके रह गए हैं, जिस तरह से रोज़ पेट्रोल, डीज़ल, गैस महंगी हो रही है और उसकी शॉर्टेज हो रही है, और जिस तरह से रोज़मर्रा के इस्तेमाल करने की जो चीज़ें हैं उन्हें आवाम की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म होके रह गई है, और जिस तरह से गवर्नेंस का हाल है, जिस तरह से पाकिस्तान की पूरी दुनिया में रुसवाई हो रही है इस नालायकी और नाअहली से, तो ये हुकूमत खुद ही अपने ख़ात्मे के लिए काफ़ी है। अगर हम इसको 5 साल देना भी चाहें तो ये अपने आप को 5 साल देने को तैयार नहीं है। मैडम, पंजाब में तब्दीली के हवाले से आपके पास काफ़ी नंबर ऑफ गेम्स हैं पंजाब असम्बली के अंदर, तो उसमें कोशिश अगर चौधरी बरादरान आपको अप्रोच करें तो इन हाउस तब्दीली के लिए कोशिश की जा सकती है नून लीग की जानिब से?
और एक सोचेंगे। चीज़ और, वो कह रहे हैं चौधरी निसार का भी केस हाई कोर्ट ने टेकअप कर लिया है, पता नहीं वो आ रहे हैं कॉन्सेंट से, मतलब कल की जो बातें हैं। नून लीग पंजाब में कोशिश क्यों नहीं करती इन हाउस तब्दीली के हवाले से? नून लीग ये समझती है कि जो इन्होंने अपनी नाकामी और नाअहली से हाल कर दिया है हर चीज़ का, तो इतनी आसानी से नून लीग इनको जाने नहीं देगी। ये अपनी ज़िम्मेदारी से, अपनी नालायकी नाअहली की ज़िम्मेदारी और इसका बोझ इनको खुद उठाना पड़ेगा। नून लीग इनको बिल्कुल राह फरार नहीं देगी, शहीद बनने का मौका नहीं देगी, ताकि कल को ये बाहर आके ये ना कह सकें कि हमने तो बड़ा काम करना था जी पंजाब में, तो अचानक हमारी हुकूमत गिरा दी गई और हमें हमारे ख़िलाफ़ साजिश हो गई और हम ये कर नहीं सके। इनको इनका जो स्याह कारकर्दगी उसका बोझ भी इन्हीं को उठा के अवाम में जाना पड़ेगा। नून लीग इनको राह फरार इख्तियार नहीं करने मैडम, ये तो नया बयानिया आ गया जो पीडीएम का बयानिया था, जो लॉन्ग मार्च अस्तीफे, आप कह रहे हैं नहीं, मैं इन हाउस चेंज की बात करूँ, मैं इन हाउस चेंज की बात कर रही हूँ पंजाब में जब इन्होंने बात की है। अब इसके ऊपर शरारत ना करना। F9 पार्क गिरवी रखवाने का मामला सामने आया, तो कल वफाकी kabina के इजलास में तजवीज़ दी गई कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस को या जो ऐवान सदर है उसको गिरवी रखवा दिया जाता। तो क्या नहीं, वज़ीर-ए-आज़म हाउस या ऐवान सदर तो कौम की अमानतें हैं ना, कौम की वो मलकियत है, उसको क्यों रखें गिरवी? अगर गिरवी रखना है तो बन्नी गाला को गिरवी रख लें। इनकी ज़ाती रिहाइश गाहों को जिनको इन्होंने जालसाजी से रेगुलराइज कराया है और जिसका सबूत ये आज तक नहीं दे सके कि वो किस पैसे से ख़रीदी हैं, तो उनको गिरवी रख लें। कौम की अमानत को गिरवी क्यों रखना? थैंक यू। थैंक यू।